महमूद गजनबी ने भारत के मंदिरों पर ही हमले क्यों किए? जो धन दौलत महमूद गजनबी ने भारत पे 17 हमले करके प्राप्त की थी, जब उसकी मृत्यु होने वाली थी तो उससे 2 दिन पहले उसने अपने जहीरे जवाहरात को अपने पास इकट्ठा किया और देखता रहा और रोता रहा। आज हम बात करेंगे महमूद गजनबी बारे में। इससे पहले आपने पहला एपिसोड मोहम्मद बिन कासिम के बारे में सुना था। आप देख रहे हैं हरपेश सिद्धू इन हिंदी। मैं हरपेश सिद्धू। महमूद गजनबी के पिता का नाम सुबुक्तदीन था। वो तुर्क नस्ल को संबंध रखता था। उस वक्त एक कौम होंद में आई थी जिसका नाम था अफगान। अफगान कबीले बसते थे गजनी से लेकर कंधार के बीच जो एरिया था उस इलाके में। सुबुक्तदीन की मौत के बाद महमूद गजनबी गद्दी पर बैठा था गजनी की। उसने भारत पर हमले किए, मगर उसने पंजाब को ही गजनी के साथ मिलाया था और किसी इलाके को अपने राज्य में शामिल नहीं किया। उसका एक ही मकसद था, भारत से धन दौलत लूटना, ना के राज करना। सबसे पहले बात करें महमूद गजनबी का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनबी को 994 ईस्वी में खुरासान का गवर्नर बनाया गया था। 997 ईस्वी में सुबुक्तदीन एक जंग के दरमियान मारा गया था। उसके बाद उसके बड़े भाई ने बगावत कर दी थी। गजनबी ने उसको बोला कि हम बादशाहत को, हम राज्य को 2 भागों में बांट लेते हैं, मगर वो नहीं माना। इसकी वजह से महमूद गजनबी और उसके भाई के बीच में जंग हुई, इस्माइली की हार हुई और उसके बाद 998 ईस्वी में महमूद गजनबी गजनी के तख्त पर बैठ गया था। जब महमूद गजनबी की ताकत होंद में आई तो उस वक्त महमूद ने किसी की भी परवाह करनी छोड़ दी थी। उस वक्त क्या होता था कि जिसने भी तख्त पर बैठना है वो खलीफों के से पास करवाता था अपनी सन्नत। तो उस वक्त महमूद गजनबी ने बिना किसी परवाह किए अपने आप को सुल्तान अखवाना शुरू कर दिया था। ये एशिया का पहला सुल्तान अखवाने वाला बादशाह बना था, सुल्तान बना था महमूद गजनबी। उसके बाद में तो बहुत सारे लोग सुल्तान बने, मगर पहला एशिया का सुल्तान महमूद गजनबी था। सबसे पहले हम हमले की बात करें 1001 ईस्वी में। उस वक्त पंजाब का राजा जयपाल हुआ करता था। जब महमूद गजनबी गद्दी पर बैठा तो उस वक्त जयपाल राजा ने क्या किया कि उसने अपने जो गजनी राज में शामिल थे उनको छुड़ाने का फैसला किया, जिसमें पेशावर और जलालाबाद था। ये दोनों इलाके आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो जब इस बात का पता चला महमूद गजनबी को, तो वो 15,000 सेना लेके पेशावर की तरफ है। वहां पर एक जंग हुआ जिसमें जंग में जयपाल हार गया और जयपाल के बच्चों को महमूद गजनबी के सामने पेश किया गया। एक शर्त के तहत जो उनमें फैसला हुआ तो 2.5 लाख दिनार देने की शर्त पर जयपाल को छोड़ दिया गया, मगर उसके बाद जयपाल ने वापस आकर अपने आप को खत्म कर लिया था। इसके बाद 1003 और 1004 ईस्वी के दरमियान एक युद्ध हुआ, बहरा का युद्ध। ये भी आजकल पाकिस्तान में है। तो वहां का राजा था विजय राय। तो वो सुबुक्तदीन का अच्छा दोस्त हुआ करता था। महमूद गजनबी ने सोचा कि वो मेरा जंग में साथ देगा जो जयपाल के साथ हुई थी, मगर विजय राय ने कोई साथ ना दिया। इसी वजह से इस गुस्से में महमूद गजनबी ने बहरा पर हमला कर दिया। युद्ध हुआ गमशान का, मगर इस युद्ध में विजय राय हार गया था। वो उसने भागने की भी कोशिश की, मगर उसको लगता था कि अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी। तो इसी वजह से उसने अपने आप को खंजर मार के खत्म कर लिया था। इसके बाद महमूद गजनबी को बहरा के किलों से काफी अच्छी धन दौलत प्राप्त हुई थी। मुल्तान पर हमला। महमूद गजनबी ने 1005 ईस्वी ने मुल्तान पर हमला किया। जब महमूद गजनबी ने बहरा पर हमला किया था तो उस वक्त मुल्तान के शासक हमीद लवी ने उसका रास्ता रोक लिया था। हमीद लवी को सबक सिखाने के चक्कर में महमूद गजनबी ने मुल्तान पर हमला करने की कोशिश की, मगर वो जब हमला करने जा रहा था रास्ते में जयपाल के पुत्र अनंतपाल ने रोक लिया। उसके साथ भी युद्ध हुआ, मगर अनंतपाल इस युद्ध में हार गया और भाग गया मैदान से। उसके बाद महमूद गजनबी ने लाहौर को फतेह किया। लाहौर को फतेह करने के बाद उसने मुल्तान को फतेह किया। वहां से 20,000 तलाई रकम की शर्त देने पर वहां का शासक अबुल फतेह को वहां मुल्तान का शासक थापा गया। उसको समय बाद जयपाल की लड़की के लड़के को वहां का शासक थापा गया। उसका नाम पहले सुखपाल हुआ करता था, बाद में उसका नाम नवासा शाह हो गया था, क्योंकि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया था। वो हिंदू से मुसलमान हो गया था।
हुजरू की जंग 1008 ईस्वी में हुई थी। उस वक्त पंजाब का राजा अनंतपाल था और अनंतपाल ने महमूद गजनबी की अधीनगी स्वीकार कर रखी थी, मगर उसने बगावत करनी शुरू कर दी थी। उसने नवासा शाह जो कि सुखपाल था उसको भी भटकाना शुरू कर दिया था। जिस बात का पता जब महमूद गजनबी को लगा तो उसने भी हमला करने की तैयारी कर ली थी। उस वक्त महमूद गजनबी 1008 ईस्वी में हुजरू के स्थान पर पहुंचा। उस वक्त अनंतपाल का साथ देने के लिए कालखार, उज्जैन और ग्वालियर के राजे भी तैयार हो चुके थे। उस वक्त अनंतपाल ने अपने बेटे त्रिलोचन पाल को महमूद गजनबी का रास्ता रोकने के लिए रास्ते में भेजा। वो 4 दिन एक दूसरे का इंतजार करते रहे। एक तरफ वो था, एक तरफ त्रिलोचन पाल। और उसके बाद घमसान की जंग शुरू हुई और उस जंग में अनंतपाल ने डट के मुकाबला किया, मगर उसके बाद अनंतपाल की हार हो गई थी। इसके बाद कहा जाता है कि पंजाब पर महमूद गजनबी का कब्जा हो गया था और अनंतपाल बारे में इतिहास उस वक्त कहा जाता कि चुप हो जाता है, कि पता नहीं चलता कि अनंतपाल कहाँ गया। कुछ स्रोत ये भी बताते हैं कि वो कश्मीर की तरफ चला गया और वहां उसने गुमनामी की जिंदगी व्यतीत की थी। इसके बाद महमूद गजनबी ने कांगड़ा पर फतेह पाने का इरादा कर लिया था। उसने 1009 ईस्वी में कांगड़ा पर हमला कर दिया। कांगड़ा हिंदुओं का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ये पहाड़ी क्षेत्र में घिरा हुआ है। वहां पर किला आज भी मौजूद है। इस किले को अजित माना जाया जाया करता था, मगर वहां पर महमूद गजनबी ने हमला हमला कर दिया। कहा जाता उस राजे का नाम तो नहीं मालूम, मगर कहा जाता कि उस किले को भी महमूद गजनबी ने जीत लिया और वहां पर जितने भी मंदिर थे वहां से महमूद गजनबी को काफी अच्छी धन दौलत प्राप्त हुई। जहां से ही कहा जाता कि महमूद गजनबी ने मंदिरों पर हमले करने शुरू कर दिए थे। कारण यह था कि मंदिरों में बहुत ज्यादा धन दौलत हुआ करती थी। कांगड़ा के मंदिर से ही महमूद गजनबी को सोने का एक बड़ा पत्रा भी बरामद हुआ था। उससे आगे चलकर नगरकोट नगर पड़ता है जो 10 मील की दूरी पर है। उस पर भी महमूद गजनबी ने कब्जा कर लिया था। जहां से शुरुआत होती है महमूद गजनबी की मंदिरों पर हमला करने की। इससे आगे बात करें तो 1010 ईस्वी में महमूद गजनबी ने दूसरी बार मुल्तान पर हमला कर दिया। जहां का जो शासक थापा हुआ था महमूद गजनबी ने, वो महमूद गजनबी की शर्तों को मानने से बागी हो गया था। इसी वजह से महमूद ने उस पर हमला किया और उसको पकड़ के कंधार के किले गौर में रखा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके आगे चलकर महमूद गजनबी ने थानेसर पर हमला किया। थानेसर कहाँ है? हरियाणा में, कुरुक्षेत्र के पास का इलाका। वहां चक्रा स्वामी जी का मंदिर था। वहां पर भी महमूद गजनबी ने 1014 ईस्वी में हमला किया। वहां के राजे ने डटकर महमूद का मुकाबला किया, मगर वो हार गया और अंत में महमूद गजनबी ने यहां से भी बहुत बड़ी धन दौलत प्राप्त की थी। इसके बाद महमूद गजनबी ने 1013-14 ईस्वी में नंदना पर हमला कर दिया। जी झेलम दरिया के पास है। जी आज भी पाकिस्तान में मौजूद है। यहाँ पर किला भी बना हुआ है और मंदिर भी। जहाँ का राजा उस वक्त हुआ करता था त्रिलोचन पाल, जो अनंतपाल का बेटा था, क्योंकि ये सारा पंजाब ही था। कह सकते कि पंजाब का राजा उस वक्त त्रिलोचन पाल हुआ करता था, मगर ये एक हुक्मरान के तौर पर कमजोर था। मगर उसका बेटा भीमदेव काफी बागी सुरें अलापता था। इसी वजह से उसने महमूद गजनबी की अधीन की स्वीकारना मना कर दिया। इसी वजह से लेकर जब महमूद गजनबी को ये बात पता चली तो उसने हमले की तैयारी शुरू कर दी और भीमदेव ने उसका डट के मुकाबला किया। और जो त्रिलोचन पाल था वो कश्मीर की तरफ चल पड़ा था, क्योंकि वो वहां से कश्मीर से ताकि फौज ला सके और महमूद गजनबी का मुकाबला हो सके। इसके बाद फिर महमूद गजनबी और त्रिलोचन पाल का मुकाबला हुआ। इसमें त्रिलोचन पाल भी हार गया था और भीमदेव भी हार गया था। इसके बाद महमूद गजनबी का पंजाब पर फिर कब्जा हो गया था। इसके बाद महमूद गजनबी ने 1015 ईस्वी में कश्मीर पर धावा बोल दिया। वहां का राजा संग्राम सिंह हुआ करता था। जो संग्राम सिंह था वो भारतीय राजाओं का साथ दिया करता था। इसी वजह से महमूद ने कश्मीर पर हमला कर दिया। वो गर्मियों में चला था, मगर वहां पर पहुंचा तो उस वक्त सर्दियां हो चुकी थी और बर्फबारी शुरू हो चुकी थी, जिसी वजह से उसका किले पर कब्जा ना हो सका। उसने वापस जाने की कोशिश की, मगर वापस जाने लगा तो उसकी फौज बर्फ में काफी उसका नुकसान हो गया और काफी सिपाहियों की उनकी मौत हो गई। उसने दूसरी बार फिर 1021 ईस्वी में हमला करने की कश्मीर पर कोशिश की, मगर फिर भी वो नाकाम रहा। उसके बाद फिर उसने कश्मीर पर हमला करने का इरादा ही छोड़ दिया था।
इसके बाद महमूद गजनबी ने बुलंदशहर, मथुरा और वृंदावन पर हमला किया। इस वक्त समा 1018 ईस्वी था। तो जब बुलंदशहर पहुंचा तो उस वक्त हरदत्त जहां का राजा हुआ करता था, उसने महमूद गजनबी की अधीनगी कबूल ली। इसके बाद जमुना पार करके महमूद गजनबी ने मथुरा पर कब्जा किया। मथुरा से भी उसको बहुत बड़ा धन दौलत प्राप्त हुआ और साथ में वृंदावन। वहां से महमूद गजनबी को काफी अच्छा धन दौलत प्राप्त हुआ था। मथुरा वृंदावन पर हमला करने के बाद महमूद गजनबी ने कनौज पर हमला कर दिया। कनौज उस वक्त भारतीय रियासतों में से सबसे खूबसूरत रियासत हुआ करती थी, काफी अच्छी मान्यता थी, उसके पास काफी अच्छी बड़ी फौज भी थी। वहां का राजा राज्यपाल हुआ करता था। उसने महमूद के साथ बड़ी जंग लड़ी मगर वो अंत में हार गया था। एक समझौते के तहत उसने महमूद गजनबी की अधीनगी कबूल कर ली थी। वहां से भी महमूद गजनबी को बहुत बड़ा धन दौलत प्राप्त हुआ था, क्योंकि महमूद का एक मकसद था कि धन दौलत प्राप्त करना, ना कि किसी किसी क्षेत्र पर अधिकार करना। 1019 ईस्वी में महमूद गजनबी ने काल खैर पर हमला किया। काल खैर आज का कलिंजर कहा जाता है, जो कि यूपी में है। उस वक्त कहा जाता कि पंजाब के राजा तरलोचन पाल, काल खैर के राजा रायनंदा, दोनों के विचकार एक समझौता हो गया था और उन्होंने कनौज के राजा के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी, क्योंकि कनौज के राजा ने महमूद गजनबी की अधीनगी कबूल रखी थी। इसी वजह से उसके खिलाफ दोनों ने काल खैर और पंजाब की रियासत थी जो त्रिलोचन पाल, और इन दोनों ने मिलकर ग्वालियर के राजा को भी अपने साथ मिला लिया था और काल खैर पर और कनौज के राजा के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। जब इस बात का पता चला तो महमूद गजनबी भी अपनी फौज लेकर आया, तो उसने मुकाबला किया, जिसमें त्रिलोचन पाल मैदान छोड़कर भाग गया था और काल खैर पर कब्जा हो गया था महमूद गजनबी का। क्योंकि उस वक्त अलग अलग रियासतों में ये बटे हुए थे, तो इनमें दोनों में एकता की कमी थी। इसी वजह से महमूद गजनबी ने काल खैर पर भी कब्जा कर लिया। जब महमूद गजनबी गजनी लौट जाता था तो उस वक्त भारतीय राजा अपने बगावतें शुरू कर देते थे। उसी तरह से फिर ग्वालियर और काल खैर के राजाओं ने भी बगावत शुरू कर दी। जब इस बात का पता महमूद गजनबी को चला तो उसने 1023 ईस्वी में ग्वालियर पर हमला कर दिया। वहां पर हमला किया तो राजा ने मुकाबला किया, मगर वो हमले को बर्दाश्त ना कर पाया। इसके बाद उसने 35 हाथी देकर महमूद गजनबी को उससे राजीनामा कर लिया। इसके बाद फिर महमूद गजनबी ने काल खैर पर हमला किया, क्योंकि वो जिस क्षेत्र को महमूद जीतता था ना, उसी क्षेत्र के राजा को वो गद्दी दे जाता था, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ एक था, धन दौलत लूटना। इसी वजह से काल खैर के राजा पर भी हमला महमूद गजनबी ने कर दिया, क्योंकि ग्वालियर और काल खैर दोनों में एकता हो चुकी थी। उसके बाद पर जब काल खैर पर हमला किया तो महमूद गजनबी ने उससे 300 हाथी लिए और उसको वहां का शासक थाप दिया था। इस तरीके से महमूद गजनबी ने ग्वालियर और काल खैर को फिर से फतेह कर लिया था। इतिहास की सबसे बड़ी घटना सोमनाथ मंदिर पर हमले को भी मानी जाती है भारतीय इतिहास में। 1026 ईस्वी में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर भी हमला किया था। महमूद गजनबी ने बेशक बहुत सारी धन दौलत लूट ली थी, मगर उसका लालच अब तक खत्म नहीं हुआ था। उसने फिर वहां से चलना शुरू किया, गजनी से मुल्तान, जैसलमेर, अजमेर, रेगिस्तान से होते हुए उसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। उसने अपने सिपाहियों को भी बोला था कि आप एक हफ्ते का राशन घोड़े के लिए और अपने के लिए साथ लेकर चलें। इसके अलावा उसने सरकारी तौर पर भी राशन का प्रबंध किया था, मगर फिर भी उसने फौज को बोला था, क्योंकि रास्ता बहुत कठिन था, सारा डेजर्ट एरिया था, रेगिस्तान था। उसके बाद महमूद गजनबी सोमनाथ मंदिर के सामने पहुंचा। मंदिर के कुछ पुजारी तो ऊपर चले गए छत पर मंदिर की, और वो पूजा करने चले गए। उनका ख्याल था कि देवता हमारी मदद करेगा। उस वक्त सोमनाथ मंदिर में 500 के करीब देवदासियां हुआ करती थी, जो देवता को खुश करने के लिए नाचती थी। इसके अलावा मंदिर के पास एक अपनी फौज भी हुआ करती थी। उस वक्त मंदिर के पास 10,000 गांव की जंगीर थी और मंदिर हीरे मोतियों से भरा पड़ा था, और उसमें एक हवा में लटकती हुई मूर्ति भी थी खास तौर पर। इसका इतिहास हम अलग एपिसोड लेकर आपके सामने पेश करेंगे। बात करें हम हमले की, तो उस वक्त मंदिर के पुजारी जो सेना थी उसने महमूद गजनबी के साथ टक्कर ली, मगर पहले दिन महमूद गजनबी को कोई भी कामयाबी प्राप्त ना हुई। उसके बाद महमूद गजनबी के साथ जो फौज थी उसने मंदिर के ऊपर चढ़ने की कोशिश की रस्सों के साथ,
तो वो भी कामयाब ना हुई। तो उसके बाद महमूद गजनबी ने एक डट के हमला किया मंदिर पर, तो महमूद गजनबी जीत गया। और उसके बाद उसने मंदिरों में, कुछ कहा जाता है कि मंदिर की मूर्तियों को भी तोड़ा। इसकी वजह यह थी कि कहा जाता है कि भारतीय लोग उस वक्त मंदिरों की मूर्तियों में भी हीरे मोती जड़ा करते थे। इसी वजह से उसने मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा और हीरे मोतियों को निकाला। एक दो हफ्ते रहने के बाद महमूद गजनबी ने अपना रास्ता भी चेंज कर लिया था गजनी जाने के लिए। उसने समुद्र के साथ साथ वो सिंध पर पहुंचा। बेशक उस समय भारतीय राजाओं ने रोकने की कोशिश की महमूद को कि वो उसको लूट लें, मगर वो काम महमूद गजनबी चाहता था कि वो अच्छे से जो लूटी हुई धन दौलत है उसको वापस गजनी ले जाए। वो गजनी धन दौलत लेकर जाने में कामयाब हो गया। ये था सिंध पर हमला। इसके बाद बात करें भारत के बाद सबसे आखिरी हमला था महमूद गजनबी का सिंध के जाटों के खिलाफ। जो जाट हुआ करते थे वे, उन्होंने जब महमूद गजनबी माल लूटकर गजनी जा रहा था ना, तो उस वक्त जाटों ने क्या किया कि महमूद पर हमला करने की कोशिश की, माल खजाना लूटने की कोशिश की। इसी गुस्से में आकर महमूद जाटों से बदला लेना चाहता था। ये बात है 1026 के करीब, 26-27 के करीब की बताई जाती है। तो उस वक्त ये एक अलग किस्म की जंग होने वाली थी, क्योंकि उस वक्त महमूद गजनबी ने 1400 किश्तियां तैयार कर ली थी जिसकी आगे सलाखें लगी हुई थी। ये भारत की धरती पर जल से लड़ी जाने वाली पहली जंग होने वाली थी। तो दूसरी तरफ जाटों ने भी क्या किया कि अपने जो 1400 किश्तियां तैयार करवाई, 4000 किश्तियां तैयार की और अपने बाल बच्चों को दूर सुरक्षित जगह पर भेज दिया। इसके बाद जंग हुई और जंग के बीच जाटों की हार हो गई थी, जिस पर महमूद गजनबी की सबसे बड़ी और अंतिम जीत थी जाटों पर। जब सिंध पर हमला किया था महमूद गजनबी ने, तो उस वक्त उसको मलेरिया हो गया था। 4 साल बीमार रहा वो। उसने दवाई बूटी का भी प्रबंध किया मगर वो उसका इलाज ना हो पाया, क्योंकि वो रोजाना के काम अपने आप ही करता था। उसके बाद जब मौत होनी तो उसके 2 दिन पहले महमूद गजनबी जितनी भी धन दौलत लूटी थी उसने अपने पास मंगवाई और उसको देखता रहा और रोता रहा। फिर अगले दिन वो पालकी पर बैठा, तबेलों में गया, घोड़ों को देखा, हाथियों को देखा और रोता रोता अपने महल पर आया। शायद वो सोच रहा होगा कि इतनी धन दौलत में लूटी मगर इलाज के वक्त, आखिरी वक्त ये काम ना आ पाई। तो उसके बाद 30 अप्रैल 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी 59 साल की उम्र में गजनी से रुस्तक हो गया, इस दुनिया से रुस्तक हो गया। और उस कहा जाता कि महमूद गजनबी कला को प्रेम करने वाला था। उस वक्त गजनी शहर काफी विकसित हुआ। उसने गजनी में एक यूनिवर्सिटी भी बनाई थी और उसने साहित्य विद्या के क्षेत्र में भी अच्छे काम किए थे। और महमूद गजनबी के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो फैसला करने में बहुत सख्त था। वो किसी के साथ लिहाज नहीं करता था। यहां तक कि उसने अपने, कहा जाता कि रिश्तेदारी में कोई लड़का था, उसकी शिकायत आई और उसको भी मौत की सजा दी। इस तरीके का था महमूद गजनबी। सो अगली बार हम मोहम्मद गौरी के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद गौरी का शासन कैसे आया उसके बारे में बात करेंगे। महमूद गजनबी के बाद तकरीबन 150-160 साल 14 वंशों ने राज किया, मगर 14 में से आखिरी वंश को खत्म करके मोहम्मद गौरी का राज शुरू हुआ था। आप देख रहे थे हरपेश सिद्धू इन हिंदी।